अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछली वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर हमला किया और उसकी सिंध के ऊपर हमला करने की वजूहत क्या थी। तो आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के कौन कौन से इलाकों पर अटैक्स किए थे और उसने मुल्तान पर कब अटैक किया। इसके साथ साथ हम मोहम्मद बिन कासिम की वापसी के ऊपर बात करेंगे और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कितनी उम्र में हुई और उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। तो चले बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते से सिंध पर हमलावर हुआ और सिंध पहुँचते ही उसने देवल के किले का मुहासरा कर लिया। लेकिन यह किला उस ज़माने का बहुत ही मजबूत किला था और अहले शहर किला बंद हो गई। कई माह तक मुहासरा जारी रहा लेकिन ये किला फतह ना हो रहा था। आखिरकार एजाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक मचनीक से इस किले के ऊपर संगबारी की गई, जिससे किले की दीवारें टूट गईं और पत्थर लगने से शहर के वस्त में मौजूद हिंदुओं का गुंबद भी गिर गया, क्योंकि इस गुंबद को लेकर हिंदुओं का ये बिलीव था कि जब तक ये गुंबद सलामत है इन्हें कोई भी कौम शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन जब संगबारी से गुंबद गिर गया तो हिंदुओं के हौसले पस्त हो गए और राजादार का हाकिम शहर छोड़कर भाग गया और यूं मुसलमानों ने शहर पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद मुसलमान कैदियों को रिहा किया गया और इसके साथ साथ इस शहर में एक मस्जिद भी तमीर करवाई गई। देवल को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम नेरौन पर हमलावर हुआ और नेरौन उस ज़माने में मौजूदा हैदराबाद को कहा जाता था और यहाँ के लोग और उनका रूलर बुद्ध मत के मानने वाले थे। जब मोहम्मद बिन कासिम नेरौन पर हमलावर हुआ तो यहाँ के हाकिम ने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मज़हब में खून बहाना और किसी का कत्ल करना हराम समझा जाता था। और दूसरी तरफ बुद्ध मत के लोग मुसलमानों को अपना निजात दहिंदा भी समझते थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध मत के लोगों को राजादार के मजालम से निजात दिलाई थी। और यूं नेरौन के हाकिम ने न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया बल्कि वक्तन फ़वक्तन उसकी फ़ौज को रसद भी मुहैया करता रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शहर में एक मस्जिद तमीर करवाई और यहाँ मुसलमानों की एक कॉलोनी भी बसाई गई। नेरौन पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिविस्तान पर हमलावर हुआ। सिविस्तान पर राजादार के भतीजे बजरा की हुकूमत थी। जब बजरा को इताअत कबूल करने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस लड़ाई में राजा बजरा को शिकस्त हुई और वो शहर छोड़कर सीसम भाग गया। मोहम्मद बिन कासिम भी उसका पीछा करता हुआ सीसम जा पहुंचा और वहां राजा बजरा ने दूसरे सरदारों से मिलकर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, लेकिन सब के सब मारे गए और सीसम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को मरकज की तरफ से हिदायत की गई कि राजादार के ऊपर अटैक किया जाए और राजादार पर अटैक करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम की फौज को दरिया सिंध अबूर करना था, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि राजादार ने दरिया के दूसरे किनारे अपनी फौज बिठाई हुई थी ताकि मुसलमान फौज दरिया अबूर करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन एक रात मुसलमानों ने कश्तियों का पुल बनाकर तीरंदाजों की मदद से दरिया अबूर कर लिया और राजादार की फौज, जिसकी कमान रासिल के हाथों में थी, शिकस्त खाकर भाग गई और रासिल ने इताअत कबूल कर ली। इससे पहले रासिल के भाई राजा मौका भी मुसलमानों की इताअत कबूल कर चुका था। अब जब राजादार को इल्म हुआ कि मुसलमानों ने दरिया अबूर कर लिया है और रासिल ने भी मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली, तो इसके बाद राजादार ने अपने अहल को रावड़ के किले में बंद किया और मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए दरिया सिंध के किनारे आ पहुंचा। राजादार के पास 100 हाथी, 10,000 जर्रा पोश सवार, 30,000 पैदल फौज थी, जिसका मुसलमानों के साथ दरिया सिंध के किनारे मुकाबला हुआ और ये मुकाबला 4 दिन तक जारी रहा। शुरू में हाथियों पर मुसलमानों का बस नहीं चल रहा था, लेकिन फिर आतिश गिर मादा फेंककर हाथियों को इधर उधर भगाया गया। जब राजादार का हाथी मैदान जंग से भागने लगा तो राजादार अपनी हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा। इतने में मोहम्मद बिन कासिम के एक सिपाही ने राजादार का काम तमाम कर दिया। जब राजादार की फौज को इसकी खबर हुई तो उसकी फौज के हौसले पस्त हो गए और शिकस्त खाकर भागने लगी। इस तरह 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने राजादार को शिकस्त देकर सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम रावड़ और अलौर को फतह करते हुए मुल्तान जा पहुंचा।
ملتان پر راجہ دار کے بھتیجے گور سنگھ کی حکومت تھی، جو کہ بہت طاقتور راجہ تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے مسلمان فوج کا مقابلہ کیا۔ سخت مارکہ آرائی ہوئی جس میں مسلمان فوج کے بڑے بڑے جرنیل شہید ہو گئے۔ اس کے بعد گور سنگھ قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمان اس بے آب و گیا علاقے میں زیادہ دیر تک محاصرہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی فوج میں قحط پڑ گیا تھا اور مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر کے قحط سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک نہر کا علم ہوا جو اہل شہر کو پانی مہیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس نہر کا رخ بدل دیا اور اہل شہر پیاسے مرنے لگے اور مجبوراً قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑے، لیکن شکست کھا کر پھر قلعہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں کے ایک شخص سے قلعے کی کمزور دیوار کا علم ہوا۔ مسلمانوں نے اس پر سنگباری کی جس سے وہ دیوار ٹوٹ گئی اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، اور یوں 714 میں مسلمانوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا، اور یہ محمد بن قاسم کی آخری فتح تھی، کیونکہ اس دوران حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور نئے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کی واپسی کے آرڈرز جاری کر دیے تھے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کی آپس میں نہیں بنتی تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف نے اس کی جانشینی کے بارے میں مخالفت کی تھی، لیکن جب سلمان بن عبد الملک برسر اقتدار ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کے رشتہ داروں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس نے محمد بن قاسم جو سندھ اور ملتان کو فتح کر چکا تھا 715 میں واپس بلا لیا اور عراق کے نئے گورنر صالح بن عبد الرحمن کے حوالے کر دیا، جس کے بھائی آدم کو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا تھا۔ صالح نے اس کا بدلہ محمد بن قاسم سے لیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کو قید کر لیا گیا، اور قید کے دوران محمد بن قاسم پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، اور اسی حالت میں محمد بن قاسم نے وفات پائی۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔